नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों वीडियो विलम्ब से बन रहा है, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। कोशिश करूँगा इस प्रकार की गलतियाँ ना हो बार बार। तो चलते हम, जैसा कि आपको पता है, कल कई भाइयों ने हमसे कहा था कि सर जो जिस टॉपिक पे आपको अच्छा लगता हो कि ये जो कंटेंट है बहुत ही आवश्यक है आप लोगों तक पहुँचाना, आप उससे रिगार्डिंग जो है कि वीडियो बना दिया करें। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा है अवसर को भुनाने का सही तरीका, और इसे लिखा है दोस्तों संजय गुप्त। तो सबसे पहले इसके कंटेंट के माध्यम से थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं। ये जो है अवसर को भुनाने का सही तरीका, आपने सुना होगा कि चाइना में तमाम तरह की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थीं वो वहाँ से निकल कर किसी अन्य देश को, अन्य क्षेत्र को, जो वहाँ पे तमाम तरह की स्वतंत्रताएँ, जो उन्हें चीज़ चाहिए वो उस चीज़ की अगर वो डिमांड करते हैं तो उस परिप्रेक्ष्य से हमारा भारत जैसा देश बहुत अच्छा होगा। पर हमारे भारत जैसे देश में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बताना, उस पर डिस्कस करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो कौन कौन सी समस्याएं उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने हो सकती हैं, यदि वो समस्याएं हैं तो उस प्रकार की न हो, अन्यथा हमारे देश को वो प्राथमिकता नहीं मिलेगी। हमारे देश में भी वो स्थितियां पैदा होंगी तो वहाँ से वो चली जाएंगी किसी और देश में। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। लिखा कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार आत्मनिर्भर भारत अभियान को रेखांकित किया है। इस दौरान उन्होंने उद्योग व्यापार जगत के लोगों को इसके लिए प्रेरित भी किया है कि वे हर उस चीज़ का देश में उत्पादन करने के लिए आगे आएँ जिसे आयात किया जाता है। मुसीबत की दवा सिर्फ मजबूतों को बताते हुए उन्होंने ऐसे उत्पादों का देश में केवल निर्माण करने की बात नहीं कही, बल्कि उनका निर्यातक बनने की भी ज़रूरत जताई। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए उन्होंने जो 5 चीज़ें महत्वपूर्ण बताई हैं वे हैं इरादा, जिसे आप इंग्लिश में इंटेंट बोलते हैं। उसके बाद है समावेशन, जिसको आप इंक्लूजन बोलते हैं। उसके बाद है निवेश, जो इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद है आधारभूत ढांचा, जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। और नव प्रवर्तन, जिसे आप कहते हैं इनोवेशन। निस्संदेह कोरोना संकट से पस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को सहारा देने का जिम्मा देश के उद्यमियों पर है, मगर यह भी देखना होगा कि सरकार इन उद्यमियों के साथ ही विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए कैसी नीतियां बनाती हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी चुनौती है कि जो अन्य देश के जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर आएंगे, बिजनेसमैन आएंगे, वो सबसे पहले किस जगह का चुनाव करेंगे, किस प्रकार का जो वातावरण उनको चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ आप देख सकते हैं, यदि कोई छोटी भी कंपनी किसी भी क्षेत्र विशेष में लगती तो सबसे पहले वहाँ के लोकल गुंडे वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ के स्थानीय जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, गांव का प्रधान तक पहुंच जाता है। इतना बस आप याद रखिएगा, इतने छोटे स्तर के लोग वहां पहुंचकर अपना कि भैया हमारा परसेंटेज इतना है, हमारा इतना है। उसके बाद वो सिक्योरिटी की भी बहुत बड़ी बात होती है प्रॉब्लम, कि उस तरह की सिक्योरिटी उस क्षेत्र पे, उस देश में उसे मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। ऐसा नहीं कि कोई भी आरा गहरा गया उनसे परसेंटेज की बात करने लगा। तो ऐसे में कंपनियां पहले जो प्राथमिकता ढूंढती हैं वो सिक्योरिटी, ठीक है, प्राथमिकता मिले सरकार के द्वारा, उस क्षेत्र के द्वारा, तब जाकर वो सपना साकार होगा जिस चीज़ को हम कई दिनों से उसी के फिराक में हैं। अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को दशकों से यह बताया जा रहा कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। यह एक सच्चाई है। भारत का विशाल मध्य वर्ग देशी विदेशी निवेशकों को आकर्षित भी करता है, लेकिन चीन की तुलना में भारत में आया विदेशी निवेश ऊँट के मुँह में जीरा जैसा है। कोरोना वायरस के चलते चीन के विरोध में जो माहौल बना है, उसके चलते बहुराष्ट्रीय कंपनियां वहां से निकलना चाह रही हैं। इसे भारत अपने लिए एक अवसर के तौर पर देख रहा है। यदि इस अवसर को भुनाया जा सके तो आत्मनिर्भर भारत अभियान को तेज़ी दी जा सकती है। यह सुनने में अच्छा लगता है कि चीन में काम कर रही बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भारत आने का मन बना रही हैं, लेकिन क्या हमारे यहाँ का आधारभूत ढांचा, उद्योगों के प्रति माहौल, नौकरशाही का रवैया और श्रम नीतियाँ ऐसी हैं कि वे सचमुच भारत को पसंदीदा ठिकाने के तौर पर देखें? तो देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे की गई हैं, और वो एक्चुअल में इन कंपनियों को फेस करना पड़ेगा। तो आप चाहते हैं इस तरह की दिक्कतें ना हो, ऐसे में सबसे पहली प्राथमिकता जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को है, उनको इससे रिगार्डिंग तमाम तरह के चीज़ों में प्राथमिकता देनी पड़ेगी, जिससे वो हमारे यहाँ निवेश कर सकें। उसके बाद है, इस बारे में भारतीय उद्योगपतियों से बात की जाए तो वे उत्साहित नहीं दिखते हैं। चीन ने जैसे आधारभूत ढांचे का निर्माण अपने विशेष आर्थिक जोन यानी SEZ में किया,
और जिसके बलबूते वह विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने में सफल रहा, वैसी स्थिति भारत में नहीं है। आज से लगभग 40-45 वर्ष पूर्व चीन की आर्थिक व्यवस्था करीब करीब भारत जैसी ही थी, लेकिन 1970-80 के दशक में चीन ने SEZ बनाने का फैसला किया। SEZ का मतलब होता है एक ऐसी व्यापक और उम्दा पॉलिसी जो खासकर बड़े बड़े उद्योगों के लिए, उद्योगपतियों के लिए प्राथमिकता दे सकें। ठीक है, उद्यमियों को मनचाही सुविधाएं देने वाले ये SEZ चीन की चमत्कारिक प्रगति में सहायक बने और वह दुनिया का कारखाना बन गया। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि आपसे कोई कहे दुनिया का कारखाना कहा जाने वाला देश कौन सा है, तो चाइना जैसा देश है। तो सोच सकते हैं, इसमें सीधे सीधे लिखा है कि चाइना की स्थिति 40-50 साल पहले ठीक भारत जैसी थी, पर जैसे ही उसने अपनी कुछ नीतियों में बदलाव किया, जिससे वहाँ विदेशी निवेशक एक बड़े तादाद में आकर वहाँ कंपनियाँ स्थापित कर दी हैं। और यही कारण है कि चाइना आज इतना आगे है, चाइना का GDP इतना आगे है। क्योंकि दोस्तों, यदि आपके देश में कोई भी विदेशी कंपनी आएगी तो एक आपको उसका बहुत बड़ा आर्थिक फ़ायदा होगा, आपके देश के लोगों को रोज़गार मिलेगा। ठीक है, आपको अलग से जो भी पैसा मिलेगा, जो टैक्स मिलेगा, वो अलग चीज़ है। तो ऐसे में है, सरकार को भी मन मुताबिक पैसा मिलने लगता है। अपने विशेष आर्थिक जोन यानी SEZ में किया और उसके बलबूते वह विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने में सफल रहा। वैसी स्थिति भारत में नहीं है। आज से लगभग 40-45 वर्ष पूर्व चीन की आर्थिक व्यवस्था करीब करीब भारत जैसी थी। देखिए यहाँ पे लिखा है। ठीक है, उद्यमियों को मनचाही सुविधाएं देने वाले SEZ चीन की चमत्कारिक प्रगति में सहायक बने और वह दुनिया कारखाना बन गया। ठीक है, चीन ने उद्योगों के अनुकूल को ढांचा खड़ा किया। वह केवल विश्व स्तरीय ही नहीं था, बल्कि वैसा ढांचा अन्य कहीं था ही नहीं। एक तरह से आनन फानन खड़े किए गए इस ढांचे को देखकर अमेरिका सहित अन्य विकसित देश अचंभित रह गए और उनकी कंपनियों ने चीन में बड़े पैमाने पर निवेश किया। अब सोचिए, जो अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन जैसे देश हैं, वहाँ के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उन लोगों ने भी कैसे चाइना जैसे देश को पहली प्राथमिकता दी। नहीं, ये जगह जो है निवेश के लिए बड़ा है, वहाँ पे ले जाकर कंपनियाँ स्थापित की हैं। और आज वही कारण है कि दोस्तों, चाइना इतना अग्रणी और कारखाना बना हुआ है विश्व के सामने। यदि चाइना जैसा देश माल सप्लाई करना बंद कर दे तो आज पूरे विश्व में संकट उत्पन्न हो सकता है, और इस चीज़ को आप इनकार नहीं कर सकते। कोरोना के पहले यदि कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी अपना नया कारखाना लगाना चाहती तो वह चीन का रुख करती थी। चीन में SEZ की सफलता देखकर भारत में भी मनमोहन सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में SEZ बनाने और उनके जरिए विदेशी निवेश आकर्षित करने की पहल की। भारत में भी बने भी, पर लाल फीताशाही, पक्षपात और ज़मीन अधिग्रहण में मनमानी के चलते वे ढंग से स्थापित नहीं हो सके। अब सोचिए, यही तो सारी समस्याएं, जो लाल फीताशाही है ना, जो आप बनने की तैयारी कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, ये दोस्तों, जब तक आप इन्हें कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे देश में जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, कितने अंदर तक चला गया है, आप उस चीज़ को देख सकते हैं। तो जब तक ये सारी समस्याएं रहेंगी, आप देश को एक इंडस्ट्री का रूप कैसे दे सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन SEZ में न के बराबर निवेश आया। हमारे SEZ एक तो बड़े शहरों से दूर थे और दूसरे वहाँ मजबूत आधारभूत ढांचे का निर्माण भी नहीं किया जा सका। इसके चलते इंजीनियरों, मैनेजरों की बात तो छोड़िए, श्रमिक भी वहाँ काम करने को तैयार नहीं थे। लगता है कि हमारे नीति नियंता भूल गए कि कामगारों को रहने के लिए बेहतर माहौल ही नहीं बल्कि अच्छे स्कूल और अस्पताल भी चाहिए। दुर्भाग्य से अपने बड़े शहरों के कमज़ोर आधारभूत ढांचे की बेहतर बनाने की भी पहल नहीं की गई। तो आप लोग आजकल मैसेज नहीं कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए, अगर आप लोग लापरवाही करेंगे तो मैं भी लापरवाही करने लगता हूँ। जब मुझे लगता है आप लोग मैसेज करते हैं तो लगता है कि सामने वाला बंदा पढ़ता है, उत्साहित है, तो मेरा भी मन करता है सुबह जल्दी उठ के वीडियो बनाने का। ठीक है, तो एक प्रश्न है, उसे आप देखिएगा। यदि हमारे देश में, यदि आपके पास कुछ और भी टॉपिक हो जिस पे आप बढ़िया विचार विमर्श कर सकें तो ज़रूर बताइएगा। यदि हमारे भारत जैसे देश में बाहर की कंपनियां हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आती हैं, हो सकता है कि कंपनी लगाए, इंडस्ट्री लगाए, तो उसमें सबसे पहली जो समस्याएं हैं या दूसरी तीसरी समस्याएं होंगी,
वो कौन सी होगी जिससे हो सकता है कि सरकार को हल करने में मतलब उसका पसीना छूट जाए। और ये चीज़ें हुई हैं। आप देख सकते हैं कि मनमोहन सिंह जी ने किस प्रकार से चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी किया, पर कुछ लोगों की वजह से चीज़ें वैसी की वैसी रह गई। चूँकि भारत में स्थापित SEZ ढंग से काम नहीं कर सके, इसके लिए वहाँ नया निवेश भी नहीं आया। चीन के मुकाबले भारतीय उद्योगों को कमज़ोर उत्पादकता भी एक समस्या बनी। विदेशी निवेशकों ने इसलिए भी भारत से मुंह मोड़ लिया, क्योंकि एक तो मनमोहन सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में नीतिगत पंगुता से गिर गई और दूसरे वह पिछली तिथि से लागू होने वाला टैक्स लेकर आ गई। सोचिए, भारत जैसे देश में जानते हैं क्या है, एक समस्या नहीं सुलझती है, दूसरी समस्या मतलब दरवाजे पे आकर खड़ी हो जाती है। भैया पहले जो एक समस्या उसका निपटान करेंगे तब सही होगा ना। सोचिए, हमारे देश में ये स्थिति है ना कि अगर कहीं मूवमेंट हुआ, आंदोलन हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, तो अपना नुकसान नहीं करेंगे, जाके आपकी गाड़ी रहेगी ना रोड पे तो उसको फूंक देंगे। गाड़ी नहीं फूकेंगे तो आपकी कंपनी रहेगी, मॉल रहेगा तो उस पर पथराव कर देंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे। तो भैया कोई आएगा यहाँ पे? ये हाल तो चल रहा है भारत जैसे देश में। कहीं ना कहीं मतलब डेली मैं बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं आंदोलन जरूर होता रहता है। ठीक है, इसके चलते विदेशी निवेशकों के मन में यह धारणा घर कर गई कि भारत की सरकारें कभी भी किसी कानून में मनमाने तरीके से फेरबदल कर सकती हैं। उन्हें चीन के SEZ में लागू पारदर्शी कानून बेहतर लगे। इसके बावजूद चूंकि चीन लोकतांत्रिक देश नहीं है, इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां वहां अत्यधिक निवेश के पक्ष में नहीं रहीं। उन्होंने चीन के विकल्प के तौर पर थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और ताइवान आदि का चयन किया। सोचिए, बता दें, चाइना और इंडोनेशिया, मलेशिया की बात करें तो बहुत छोटा छोटा देश है, पर वहाँ पे ये पहली प्रायोरिटी प्रेफरेंस देते हैं कि हम वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ज़रूरत की चीज़ें वहाँ उनको मिलती हैं जिन्हें उन्हें चाहिए। भारत जैसे देश में नहीं है। भारत जैसा देश देख रहे हैं कि बीच में जब CA का विरोध हो रहा था, NRC का विरोध हो रहा था, NPR का विरोध हो रहा था। CA का मतलब हुआ सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, NPR का हुआ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और क्या हुआ NRC का हुआ नेशनल रजिस्ट्रार एक्ट। ठीक है, नेशनल रजिस्ट्रार सिटीजनशिप। ओके, इसके बाद श्रीलंका, बांग्लादेश भी उनकी निगाह में आए। पिछले कुछ समय से बहुराष्ट्रीय कंपनियां पूर्वी यूरोप के देशों में निवेश कर रही हैं, क्योंकि वहां श्रम की कीमत चीन के लगभग बराबर है। अब यहाँ पे श्रम भी बहुत मायने रखता है। जैसे कि जो एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, वर्कर काम करेंगे, उनका भी जो श्रम होना चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए कि कंपनियां आपका भुगतान न कर पाएँ। तो ये चीज़ें आपको भारत में तो नहीं मिलेंगी। ठीक है, पर और सारी समस्याएं हैं। यदि हमारी नीति नियंता विदेशी निवेश आकर्षित करना चाहते तो उन्हें केवल अधकचरे SEZ ही दुरुस्त नहीं करने होंगे, बल्कि श्रम नीतियों को भी ठीक करना होगा, जमीन अधिग्रहण की बाधाओं को दूर करना होगा और शहरी आधारभूत ढांचे को सुधारने के साथ ही नौकरशाही के रवैयों को भी बदलना होगा। मोदी सरकार ने अभी तक इन मुश्किलों को आसान बनाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। उसने दावा जरूर किया है कि चीन से निकलने को तैयार 600 कंपनियों से बात जारी है, पर इसके सार्थक नतीजों की उम्मीद कम ही है। इसका कारण यह है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में जो घोषणाएं की गई उन पर अमल का इंतजार है। हमारे भारत जैसे देश में जब जब चुनाव होता है, चाहे राज्य स्तर का हो चाहे केंद्र का हो, ठीक है, तो वहाँ पे जानते हैं एक नए नए मैनिफेस्टो जारी होते हैं, जहाँ झुग्गी वही मकान। उसके बाद है एक राहुल गांधी जी एक स्कीम लेकर आए थे कि प्रत्येक भारतीय को जो उस क्राइटेरिया में एलिजिबल होगा उसे एक मानदेय देना होगा, मतलब दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो लोक लुभावने जो वादे किए जाते हैं, मैनिफेस्टो का हिस्सा होते हैं, उसके बाद जीतने के बाद ये चीज़ें पूरी तरह से गायब हो जाती हैं। यही तो है हमारे देश के नागरिकों के साथ जितना बड़ा खिलवाड़ किया जाता है ना। जितना हो सके चुनाव के दौरान आप झूठ बोलिए, जितना झूठ बोलना बोलिए, ये वो कर देंगे, फला कर देंगे, चांद पे आपको घर दिला देंगे, तभी आप जीतेंगे। क्योंकि हमारे देश की जनता ने बहुत जल्दी किसी के ऊपर बिलीव कर लेती, वो एक बार भी नहीं सोचती क्या ये चीज़ें मुमकिन है। जब आप पिछले 5 साल में नहीं कर पाए तो फिर क्या कर पाएंगे। यही स्थिति थी आपका कांग्रेस पिछले इतने साल से
अब करेंगे तब करेंगे करते करते देश में 60-70 साल शासन की, अब वही काम आपका बीजेपी कर रहा है। जो सही पक्ष आप उसको कहिए, डरिए मत। क्योंकि जब मैं प्रवासी मजदूरों की स्थिति देखा, जिस तरह से उन्हें दर बदर ठोकरें खा रहे थे, कुछ मर रहे थे, तो दोस्तों बहुत पीड़ा हुई। किसान जिस तरह से आत्महत्या कर रहा है, कहीं दूसरे के यहाँ मालगुजारी कर रहा है अपनी खेती बाड़ी छोड़कर, क्योंकि उससे वो संसाधन नहीं मिल रहे हैं, बीज के लिए पैसा नहीं है। भैया खेती बाड़ी करने के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता होती है। यदि आपको जानकारी नहीं है तो जो किसान होगा कभी उसके पास बैठिएगा, उससे बातचीत करिएगा, पूछिएगा भैया कितना पैसा लगाते हैं और कितना आप कमाते हैं, आपका दिल रो पड़ेगा। ये ठीक है कि विकसित देश अभी चीन पर कोरोना फैलाने की तोहमत मढ़ रहे हैं और उनकी कंपनियां वहां से निकलने की बात कर रही हैं, पर आगे स्थितियां बदल भी सकती हैं। चीन अब एक ताकतवर देश है, वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने यहाँ बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, क्योंकि वह जैसा आधारभूत ढांचा विदेशी निवेशकों को उपलब्ध कराता है वैसा अन्य कहीं आसानी से मौजूद नहीं है। ऐसे में यह संभव कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कुछ समय बाद अपना विचार बदल दें। स्पष्ट है कि भारत के पास अवसर को भुनाने के लिए ज़्यादा समय नहीं है, उसे तेज़ी के साथ काम करना होगा। तो यदि आपसे कोई भी व्यक्ति इस विषय पर बात करे, यदि विदेशी जो निवेशक हैं, विदेशी जो कंपनियां हैं तो भारत में आती हैं, ठीक है, यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए, विनिवेश के लिए, तो सबसे पहली जो प्राथमिकता है सरकार को उन्हें सहूलियत देने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में आप इन सारी बातों को रख सकते हैं। और जो हमने 5 पॉइंट अभी बीच में एडिटोरियल में दिखाया था, उससे आप मतलब राइट डाउन कर लीजिएगा। जब किसी से डिबेट हो या कहीं लेखन शैली हो तो उसमें इन बातों को आप ज़रूर प्रमुखता से रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।